हेलो बच्चों। तो आप कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास क्लास 10th यानी कक्षा 10 का जो विज्ञान है उसका पार्ट 2, मतलब पहले चैप्टर का पार्ट 2। पहला पार्ट 1 तो हो गया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। अभी आप पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए उसमें हमारा हेडिंग क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के निम्न 4 नियम होते हैं। जब हम पिछले पढ़े थे, पिछले वीडियो में बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो उसके 4 नियम हैं। तो हमें कौन सा नियम पढ़ना है? जांच एवं त्रुटि विधि। और ये 3 नियम हम आगे चल के अन्य क्लासों में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्लास 10th में सिर्फ हमें यह पहला नियम पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला नियम क्या है? जांच एवं त्रुटि विधि। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। देखिए आगे, देखिए इसमें लिखा क्या गया है कि इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्व के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। इसका मतलब बच्चों देखिए, जब हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो उसमें कुछ यौगिक लेंगे। तो यौगिक में जो तत्व मिलकर यौगिक बनते हैं, तो जो छोटे छोटे तत्व हैं उनमें जिसकी संख्या सबसे कम होगी सबसे पहले हम उसको संतुलित करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आगे फिर क्या कह रहा है? तथा इसके पश्चात इससे अधिक व और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। यानी जैसे जैसे संख्या जिसकी बड़ी होगी हम वैसे वैसे उसको संतुलित करेंगे। ठीक है। तो यह विधि अनुमान पर आधारित है। मतलब इस विधि को आप अनुमान के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए, अगर 2 है और उधर साइड 4 है तो इस साइड आप 2 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें अनुमान लगाकर आप उसको संतुलित कर सकते हैं। तो आगे देखिए, अभी उदाहरण आएगा तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे। फिर देखिए क्या है, किसी भी समीकरण को संतुलित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गुणक को केवल सूत्र से पहले लिखकर समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रहे, आप जो भी संतुलित करेंगे, अपक्रिय जो भी संतुलित करेंगे उसके हमेशा जो है किसी तत्व के गुणांक के रूप में उसे संतुलित करेंगे, ना कि उसके पीछे उसके कभी भी नहीं लगाकर संतुलित करेंगे। ठीक है। हमेशा उसके आगे लगाकर संतुलित करेंगे। तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है बच्चों। देखिए ये अवक्रिया हमारी असंतुलित है, इसे मैं लिख कर लाया हूँ और मैं इसे संतुलित करके आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर क्या कहा है कि जिसकी संख्या सबसे कम होगी हम उसे देखेंगे। तो आप देखिए इधर सबसे कम संख्या किसकी है? इधर देखिए एल्युमिनियम का है, इधर 1 है और इधर कितना है? 2 है। तो आप देख रहे हैं एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम यानी 2 लिख देंगे और इसके गुणांक में हमेशा लिखेंगे। ठीक है बच्चों। सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर लिख के कर दे रहा हूँ ताकि आसान हो। इतना हो गया। फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए बच्चों, SO4 एक रहेगा। ठीक है। तो SO4 इधर 1 है, इधर कितना है? 3। तो आप देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो अगर हम इधर 3 का गुणा कर देंगे तो इधर 3 हो जाएगा और इधर 3 बराबर। तो देखिए 3H2SO4 इतना एल्युमिनियम Al2SO4 थराइस प्लस। अब देखिए बच्चों, इधर H2 है, लेकिन जब हम इधर बना दिए तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 H2 हो गया। अब देखिए इधर कितना है? H2 यानी 2H है। तो हम क्या करेंगे? 3 का इसी में गुणा करेंगे। तो हमारा ये अभिक्रिया क्या हो जाएगा? संतुलित। आप इसे लिख लीजिए आराम से। तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हुई। आइए कुछ एग्जाम्पल और हल सॉल्व करते हैं बच्चों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए अगला एग्जाम्पल। देखिए बच्चों हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है? Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। अब ध्यान से देखिए, इधर Na कितना है? 1 है और इधर इधर भी 1 है। तो आप इसे भी छोड़िए। इधर O 1 है, इधर भी O 1 है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए H2 2 ही है, लेकिन इधर कितना है? H2 2, सॉरी यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करें कि इधर भी 3 हो जाए और इधर भी 3 हो जाए, या फिर इधर जो भी हो। तो आप ध्यान से इसे देखिए, अगर हम कहें कि देखिए
यहाँ पर अगर हम सॉरी 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए कितना कितना करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए बच्चों क्या करें हम यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, नीचे भूल जाता हूँ, सॉरी, यहाँ पर 2, S2 को अभी ऐसे ही रखिए। फिर क्या करेंगे, तीर लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर अन्य। आप इसे बच्चों अनुमान लगा कर ही रख सकते हैं, तो आप ध्यान से करेंगे तभी होगा। अब देखिए क्या हमारा छूट रहा है। यहाँ पर देखिए 2 अन्य, 2 अन्य, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए 2 एच हो गया और 2, 4 एच। अभी यहाँ पर कितना है, 2 ही एच है, और यहाँ पर 2 ओ है, यहाँ पर 1 ओ है, तो 2 लिख देंगे। तो ये हमारी संतुलित हो गई। देखिए बच्चों मैंने सिर्फ क्या किया, इधर 2 लगाया, इधर 2 लगाया और इधर 2 लगाया, तो क्या हो गई, हमारी अब क्रिया संतुलित हो गई। एक उदाहरण और देखिए, KClO3, इसके बाद रिएक्शन हुआ KCl+O2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्रिया हमारी कितनी, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O3, यानी हमें ऐसा कुछ करना होगा कि हमारे सब बराबर हो जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर 3 है तो इसे हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम इसमें 2 का गुणा, सॉरी, अगर 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा ऐसे बन जाएगा, तो 2 के 2 Cl, 2 3 दूनी 6, रिएक्शन 2 KCl प्लस 3 O2, तो हो गया बराबर 3 दूनी 6, ओ हो गया 2 2 KCl, तो ये भी हमारी हो गई संतुलित। तो आई होप बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगली हेडिंग क्या है, कि रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त कुछ सूचनात्मक प्रतीक। तो अब देखिए बच्चों, जैसे कभी कभी क्या क्रिया में हमेशा यूज होता है कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे हम हमेशा जो है, तो आप देखेंगे कि जब कोई मतलब यौगिक या फिर कोई धातु लिखा जाता है तो उसके आगे स्मॉल यस लिखा जाता है, तो ये हमें ठोस दर्शाता है। और अगर यल लिखा रहेगा तो क्या रहेगा, लिक्विड यानी द्रव, ठीक है। फिर अगर गैस है, जैसे गैस गैस है तो उसका स्मॉल जी रहेगा, ठीक है। और जलीय विलयन है, जैसे कोई विलयन है मतलब द्रवित पदार्थ है, तो उसका हमें एक्वस कहते हैं, AQ से दर्शाते हैं। और जैसे जब रिएक्शन होता है तो बनता है कुछ, तो उसे हम नीचे तीर करके दर्शाते हैं, अवक्षेप जैसे बनता है। देखिए ऊपर वाले उदाहरण में, जैसे अगर ये बना है तो इसे क्या कहेंगे, अवक्षेप। तो अवक्षेप जो है हमेशा नीचे की तरफ तीर लगा के दर्शाया जाता है, ठीक है। और अगर गैस है तो मुक्त हो रही है तो ऊपर निकल रहा है। और अगर जैसे कोई रिएक्शन होता है तो उस पर अगर मतलब गर्म किया जाता है, अभिकारक जो होते हैं, अगर उनको आपस में गर्म किया जाता है तो उसको तीर के ऊपर हम क्या करते हैं, डेल्टा दर्शाते हैं, डेल्टा या फिर उष्मा लिख दिया जाता है। और अगर मुक्त हुई उष्मा उत्पाद की तरफ क्या किया जाता है, धन जोड़ दिया जाता है, और अवशोषित ऊर्जा घटा दी जाती है, हमेशा उत्पाद की तरफ यानी दाहिने साइड। जैसे देखिए अगर यही हमारी अपक्रिया हो गई, और अगर इसमें जो है क्या करें हम, इस अपक्रिया में ऊष्मा जो है मुक्त हो, तो हम यहाँ पर धन लिखेंगे और कितनी ऊर्जा मुक्त हुई है, ठीक है। और अगर ऊर्जा जो है या फिर ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करती है, तो वहाँ पर क्या होगी, माइनस लगाकर जितनी होगी, 2 3 4 ATP 5 ATP जो भी हो, तो ये हो गई। और अगर अपक्रिया जो है उत्क्रमणीय है, जैसे दोनों तरफ से हो, तो इसको हम इस तीर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो प्रतीक हो गए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको। तो अगली हेडिंग देखिए। देखिए बच्चों मैं आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो अगली टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक, तो रासायनिक समीकरण का महत्व। जैसे समीकरण लिख देते हैं तो उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, या फिर वैसे भी उसका महत्व क्या है, तो वो देखिए। कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक एवं अपक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में जानकारी देती है। तो जैसे कोई समीकरण अगर हम लिखते हैं तो उससे यह पता चलता है कि क्या क्या अपकारक या फिर क्या क्या तत्व मिलाकर जो है नया तत्व बनाया गया है, ठीक है।
तो उसकी हमें जानकारी प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट क्या है, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणु के संगठन की व्यवस्था का पता चले। मतलब तब ये भी पता चलता है कि कितने यौगिक को मिलाया गया, जैसे जल के कितने अणु मिलाए गए हैं, या फिर और जो भी तत्व मतलब एल्युमिनियम कितना मिलाया गया, कॉपर कितना मिलाया गया, तो उसके भी हमें जो है परमाणु के संगठन का भी पता चलता है, मतलब कितने उसके अणु उस सब क्रिया में प्रयोग हुए हैं ना, कितने केमिकल उसमें यूज हुए हैं। अगला पॉइंट क्या है, हमें क्या जानकारी देता है कि इससे अणुओं की संख्याओं एवं द्रव्यमान के अपेक्षित अनुपात का विज्ञान होता है। जैसे इससे यह भी पता चलता है बच्चों कि जैसे द्रव्यमान में कि मतलब कितना ग्राम जो है सोडियम लिया गया, कितना ग्राम कॉपर लिया गया, या फिर कितना मिलीलीटर जल लिया गया, या फिर जो भी एसिड कितना लिया गया, ठीक है, तो उसके अनुपात का भी पता चलता है। और फिर जो है चौथा और पांचवा पॉइंट क्या है कि रासायनिक समीकरण से अपक्रिया की प्रकृति का भी पता चलता है कि मतलब वह कौन सी प्रकृति है, क्षारक है मतलब क्षार है, या फिर अम्लीय है, या फिर और उदासीन है, तो उसकी प्रकृति का भी पता चलता है। तो पांचवा पॉइंट क्या है कि रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन ज्ञात हो जाते हैं। मतलब बच्चों कुल मिला जुलाकर हमें हमेशा उससे उस पदार्थ के प्रकृति, आकार, प्रकार जो भी होगा सब पता चल जाएगा। हमें मतलब कितना जल और कितना एसिड या फिर कितने धातु मिलाया गया और कितने एसिड मिलाया गया, तो जो विलयन तैयार हुआ उसका अनुपात क्या है, वो उसमें उसका आयतन क्या है, मतलब कितना मिलाए थे और कितना प्राप्त हुआ, कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई या फिर कितनी ऊर्जा नष्ट हुई, तो यह सब जो है इस सब क्रिया में पता चलता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक टॉपिक और है बच्चों, उसे बता देता हूँ, इसके बाद आप सबको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, मतलब रासायनिक समीकरण का जो सीमा मतलब कुल मिला जुलाकर आप हानि समझ सकते हैं उसका, जो इससे हानि क्या क्या होती है। तो यद्यपि रासायनिक समीकरण से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु यह निम्नलिखित को स्पष्ट करने में असमर्थ है रही। मतलब सीमाएं मतलब असफलता क्या क्या हुई उसकी। तो देखिए पहला पॉइंट, इससे आविष्कारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बच्चों देखिए, जब भी आप रासायनिक अपक्रिया कह रहे हैं तो सिंपल सी बात है, उसमें रासायनिक आ रहा है, यानी जब भी कोई परिवर्तन होगा हमेशा रासायनिक होगा। उसमें एक बार परिवर्तन हो गया तो उसे हम फिर से मतलब उसी अवस्था में नहीं ला सकते, तो यानी भौतिक अवस्था का ज्ञान हमें नहीं होता। तो अगला पॉइंट क्या है कि इससे अपक्रिया के संपन्न होने के लिए प्रयुक्त ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं मिलती है। मतलब जैसे कोई रिएक्शन होता है तो कितना ताप पर हुई, कितनी दाब लगी उस पर, या फिर कौन सा उत्प्रेरक हुआ, KMnO4, या फिर कौन सा अम्ल यूज हुआ। मतलब उत्प्रेरक मतलब कोई भी वह पदार्थ जो अपक्रिया की वेग को घटा या बढ़ा देता है उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो यह जो है उसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त करता। तो फटाफट देख लीजिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि इससे अपक्रिया के वेग एवं अपकारकों तथा उत्पादों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इससे अपक्रिया में प्रयुक्त माध्यमिक पदों की जानकारी नहीं मिलती है। तो अगला पॉइंट फिर पांचवा। अब बच्चों इसमें से 2-3 पॉइंट याद कर लेंगे तो बहुत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में 3 पॉइंट लिख देंगे ना तो भी बहुत है, एग्जामिनर उस पर नंबर बहुत देता है। तो फिलहाल आप जितना याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, समझने के लिए मैं सब लिख दिया हूँ। अगला देखिए कि इससे अपक्रिया में मुक्त या प्रयुक्त होने वाली ऊर्जाओं, प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा आदि के संबंध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। मतलब कि उसमें कितना ऊष्मा यूज हुई है, कितना ऊर्जा अवशोषित हुई, या फिर कितना ऊर्जा मुक्त हुई, इसका भी हमें कोई ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, आगे देखिए, इससे अपक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। मतलब जैसे जब रासायनिक समीकरण आप लिख भी देंगे तो उससे हमें थोड़ी पता चलता है कि मतलब अपक्रिया कितने देर में पूर्ण हुई, या फिर कितनी देर और लगेगा अपक्रिया को पूर्ण होने में। ठीक है, और उसके वेग का भी हमें पता नहीं चलता है। तो एकदम लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, इससे यह भी ज्ञात नहीं होता कि अपक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। मुझे देखिए, जब तक आप मतलब उस अपक्रिया को बनाकर नहीं देखेंगे
तब तक आपको समीकरण देखकर पता नहीं चलेगा कि मतलब यह क्रिया दोनों तरफ से होगी या फिर एक तरफ से होगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। बच्चों इसमें कुछ है नहीं, मतलब इसमें समझाने लायक, तो जो भी है मैं समझा दिया हूँ। बाकी आप अपनी तरफ से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और बच्चों अगर एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।